ध्वनि, साउंड। ठीक है, हम इसमें साउंड के बारे में देखेंगे कि किस तरह से ये ध्वनियाँ आती हैं और किस तरह से हमें सुनाई देती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। ये हमारा इसमें का फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कई तरह की ध्वनियाँ आती हैं, जैसे मानवों से, पक्षियों से, घंटी, मशीन, टेलीविज़न, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, यानी ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है जो हमारे कानों में एक सुनने के लिए संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि, ये सभी ऊर्जा के रूप होते हैं। तो इसी तरह से ये एक ध्वनि ऊर्जा है। हमें पता है कि ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, नहीं उसको बनाया जा सकता है और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्वनि भी हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, क्या होता है और उत्पादित कैसे होती है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले है ध्वनि का उत्पादन। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक स्वरित द्विभुज लिया गया है। ठीक है, ये और एक जो है टेनिस की बॉल को एक सरफेस से यहाँ पर लटकाया गया है। उसके बाद इसमें मोशन कराया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे इसको टच कराया गया कि स्वरित द्विभुज जो है बिल्कुल स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ, बस टच कराया गया, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आया। उसके बाद ये जो कंपन करते हुए स्वरित द्विभुज से जब इसको यहाँ पे टच कराया गया बॉल को, तब इसमें क्या हुआ ये हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक बीकर का या गिलास में एक पानी है। ठीक है, उसमें कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को उसमें स्पर्श कराया गया। उसके बाद दोनों भुजा को स्पर्श कराया गया, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, तो ऊपर के जितने भी हुए हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की है। ठीक है, उसको पीटना यानी कि हमने उसमें आघात लगाया था। अब अलग अलग जो वस्तुएं होती है घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर इस तरह से ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। तो कोई भी वस्तु है वो कंपमान होती है तभी ध्वनि उत्पन्न करती है। हमने जो स्वरित द्विभुज भी यूज़ किया तो उसको पीटा था, तो पीट कर अगर हम उसमें गति ला रहे हैं या कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि वो जो होते हैं उसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो कंपन का अर्थ होता है ये किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। ठीक है, तो हमारे में जो वाक ध्वनि होती है वो वाक तंतुओं के, जो हमने पढ़ा था पहले भी कि वाक तंतुओं के कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है, जो हमारे लैरिंग्स होती हैं। ठीक है, आगे है ध्वनि का संचरण। ठीक है, अब ध्वनि का संचरण कैसे, ध्वनि जो है हमें पता है कि कंपन करने से उत्पन्न हुई, यानी कि उसका जो संचरण हो रहा है वो किसी पदार्थ से होकर होगा, यानी उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। इसके लिए जो माध्यम होते हैं वो होते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी कि ये सारी ध्वनियाँ हमें बिना माध्यम के नहीं सुनाई देती। यानी कि अगर हम निर्वात में अगर इसकी बात करें, वैक्यूम में, तो वहाँ पर ध्वनि नहीं संचारित होती है। ठीक है, तो ये जो कंपमान जो कण होते हैं इसके, वो हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते हैं, वो किसी वस्तु या किसी माध्यम के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं सबसे पहले जो कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले जो माध्यम के कण होते हैं वो अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक विस्थापन नहीं होता है तब तक कार्य नहीं होता है, तो ये विस्थापित होते हैं और ये अपने समीप के कणों पर बल लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से बहुत सारे कण हैं, ये विस्थापित हुए, ये दूसरे पर बल लगाएंगे, ये दूसरे पे बल लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बल लगाते हैं और जिसकी वजह से ये विरामावस्था से जो होते हैं वो विस्थापित होने लगते हैं और इस तरह से हमें ये ध्वनि सुनाई देती है जो हमारे कानों तक पहुँचती है। ठीक है, आगे है तरंग जो है एक विक्षोभ है। ये जो होते हैं ये किसी माध्यम से होकर गति करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो अपने एक कण में विस्थापन हो रहा था, फिर वो दूसरे कण में विस्थापन दे रहा था, यानी अपने जो पास के कण होते हैं उनमें ये गति उत्पन्न करते जाते हैं और इस वजह से ये माध्यम कण आगे बढ़ते जाएंगे और हमें जो है ध्वनि उत्पन्न करेगी। यानी कि यहाँ पे माध्यम के कण खुद नहीं बढ़ते हैं, ये कण जो होते हैं अगले को विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे विक्षोभ हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कण यहाँ आए फिर दूसरे कण यहाँ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमेशा यहाँ पे सिर्फ विक्षोभ के कारण होते हैं। ये कण तो अपनी जगह होता है लेकिन ये इसमें गति होती है तो ये अगले को पुश करता है। ठीक है, यानी इस तरह से ये गति करते हैं।
यानी कि यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और ये यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु बहुत ही सामान्य माध्यम होते हैं कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, ठीक है। और इस प्रकार से उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसमें संपीड़न, और जहाँ पे ये जैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है यहाँ पे, तो ये संपीड़न का क्षेत्र है और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत विरल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है विरल होता है, ठीक। तो जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जब आगे को बढ़ रही है तो संपीड़न, और जब उतना ही वापस आ रही है तो यहाँ पे विरलन हो जा रहा है, ठीक है। यानी आगे और पीछे तेजी से गति करते हैं तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, ठीक है। और इसमें ध्वनि तरंगे ये बनाते हैं जिसकी वजह से हमें ध्वनि जो होती है संचारित होती है। संपीड़न जो है उच्च दाब का क्षेत्र होता है, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक। तो ये हमने अभी देखा कि कैसे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका संपीड़न, और जो इस तरह से था वो हो जाएगा विरलन, फिर संपीड़न और फिर विरलन। तो कोई भी माध्यम है उसमें कणों का जो अधिक घनत्व जो होता है अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार से ध्वनि जो होती है वो उसका संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। अभी हम इसके पहले ही हमने भी देखा कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि हमने देखा था कि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए वायु, जल, स्थिर यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक विद्युत घंटी और एक कांच का बेल जार लिया गया है। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाया गया है, ठीक है, और इसमें निर्वात पंप में से इसको जोड़ा गया है। तो घंटी का जो स्विच जब दबा रहे हैं तो ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अब जो है निर्वात के पंप को चलाया जाता है तो बेल जार की जो वायु है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, ठीक है। यानी घंटी की ध्वनि बहुत धीमे सुनाई दे रही है, यानी कि उसमें उतनी ही विद्युत धारा है, लेकिन क्या हो रहा है कि निर्वात में हमें कम सुनाई दे रहा है और बिना निर्वात के हमें ज़्यादा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो आवाज़ है वो निर्वात में नहीं सुनाई देती है, या कम है या बहुत कम है, और लेकिन जो और सारे माध्यम हैं उनमें हमें ये ध्वनि काफ़ी तेज़ सुनाई देती है। आगे है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। एक स्लंकी लिया गया, एक स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है। इसको जो है खींचकर छोड़ा जा रहा है, ठीक है, खींच दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं कंप्रेस्ड होंगे, कहीं रेयर होंगे, ठीक है, यानी कि संपीड़न और विरलन शो करेंगे, ठीक है। बार बार इनको आगे पीछे किया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर इस लंकी कुंडलियाँ बहुत पास है तो उसको हमने संपीड़न किया, और जहाँ पे काफ़ी दूर है वो विरलन हो गया, ठीक है। यानी कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों और विरलनों के रूप में संचारित होती है, ठीक है। तो ये जो है ये माध्यम में विक्षोभ की तुलना हम इससे कर सकते हैं कि ये विक्षोभ हो रहा है, ठीक है। और ये जो तरंगे हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे शो कर रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो तरंगे होते हैं उनके माध्यम में कणों में विस्थापन जो होता है यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, यानी ऐसे जा रहे हैं तो उसी में विक्षोभ उसी दिशा में हो रहा है, ठीक है। और ये अपनी विरामावस्था में आगे पीछे दोलन करते रहते हैं, ठीक है। जब तक दोलन नहीं करेंगे तभी तो यहाँ पे संपीड़न और विरलन नहीं बनेगा, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो संपीड़न बनता है, जब थोड़ा पीछे आते हैं तो विरलन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होती है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आगे है कि यदि हम इस लंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं करते हैं तो क्या होगा, तो भी तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक है। अब जो है तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, लंबवत अपनी विरामावस्था के ऊपर नीचे कंपन करेंगे। और ऐसी तरंगों को
अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी कि जब कण परपेंडिकुलर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो होंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के, ठीक है, लंबवत गति करते हैं। ठीक है, यानी तरंग को इस तरफ जाना है और वो इसके लंबवत अगर गति कर रहे हैं तो वो होगा आपका अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, लेकिन प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। आगे है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो हमने अभी तक देख लिया कि ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे, यानी उनमें अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग दोनों हो रही थी। यानी कि जब लंबवत दिशा में थे तो अनुप्रस्थ था, और जब उन्हीं दिशा में एक ही दिशा में हो रहे थे तो अनुदैर्घ्य था। और जो प्रकाश की तरंग होती है, ठीक है, वो भी एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि का अभिलक्षण जो हो गया आवृत्ति, आयाम और वेग। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात किया था कि जब किसी माध्यम में ध्वनि तरंग जाती है तो उसके जो घनत्व होते हैं और दाब दोनों में एक औसत मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित हो रही है तो उसका घनत्व जो और दाब है वो उसमें कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है इसको देखेंगे। तो हमें पता है कि संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं, यानी इन्हें जो वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। ठीक है, और शिखर अधिकतम जो होगा वो संपीड़न क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इस प्रकार संपीड़न का जो क्षेत्र है वहाँ घनत्व और दाब, ठीक है, यानी डेंसिटी और प्रेशर दोनों अधिक होगा संपीड़न में। ठीक है, कंप्रेस्ड वाले रीजन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों अधिक होता है। वहीं जो रेयर वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे कण हमें पता है कि बहुत दूर दूर जाते हैं, उनमें क्या होगा कि ये ऐसे नीचे को चले जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे जब जाते हैं तो घाटी को इससे प्रदर्शित करते हैं और ये निम्न भाग होते हैं। ठीक है, इनको श्रृंग और जो तरंग का श्रृंग है और घाटी को गर्त कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्रेस्ड है और जो रेयर है, यानी कि दो कंप्रेस्ड की बात करें या दो रेयर की बात करें तो उनके दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड है, ये कम है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है, यानी कि वेवलेंथ। या फिर अगर ऐसे हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, रेयर की, इसको लैम्डा से बताते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है घनत्व में विभिन्नता है, कंप्रेस्ड में रेयर में कितना कम है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये वाला रीज़न जो दिखा रहा है ये आपका कंप्रेस्ड का रीज़न है। अगर आप यहाँ से मिलाते चलो, देखो यहाँ कंप्रेस्ड है, ठीक है, कंप्रेस्ड, फिर जैसे रेयर आए नीचे चला गया, कंप्रेस्ड आया ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये श्रृंग बनाते हैं, कंप्रेस्ड जो गर्त बनाते हैं वो रेयर बनाते हैं। दो श्रृंगों के बीच का डिस्टेंस ही लैम्डा कहलाता है। ठीक है, और ये इनका जो होगा, ये लाइन जो बता रही है औसत घनत्व और औसत दाब का। ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी होती है। ठीक है, तो जब ध्वनि किसी माध्यम में संचारित हो रही होती है तो माध्यम का जो घनत्व होता है किसी अधिकतम या और न्यूनतम मान के बीच होता है, यानी औसत मान। ठीक है, तो घनत्व के अधिकतम और न्यूनतम मान में जो परिवर्तन है और उसमें पुनः अधिकतम मान और पर आने तक, यानी उसमें एक दोलन पूरा होता है। जैसे कि हमने दोलन के लिए किया था ये, ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से किया, फिर ये ऐसे से पूरा प्रोसेस हो जाता है। यानी कि यहाँ पहले अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर ये वापस गया, फिर यहाँ न्यूनतम, यानी कि हमने यहाँ न्यूनतम से स्टार्ट किया था और न्यूनतम पे वापस आ गए, तो यानी कि ये एक दोलन पूरा हो गया। ठीक है, तो एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ही ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों और विलनों की संख्या ज्ञात करें तो हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति पता चल जाएगी। तो हम जो आवृत्ति है उसको न्यू से दिखाते हैं। ठीक है, न्यू से, और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो हमें इसे ज्ञात करने के लिए न्यू इज इक्वल टू 1/t,
ठीक है। एकांक समय में जितना भी दोलन हुआ रहता है उसकी संख्या जो हमें पता चल जाए तो हमें उसकी आवृत्ति पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उच्च तारत्व की ध्वनि में हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीडन और विलयन की अधिक संख्या गुजरती है, यानी उच्च तारत्व में, ठीक है। जैसा कि कोई म्यूज़िक बज रहा होता है तो उसमें ऑर्केस्ट्रा, वायलिन, बांसुरी सब बज रहे होते हैं, तो हमें सबकी आवाज़ अलग अलग पता चलती है, यानी हमें वो एक ही समय में कानों में मेरे पता चलती है और हमें सुनाई देती है, यानी उनका जो आवृत्ति आयाम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इनमें अभिलाक्षण के कणों के कारण जो होता है उनका अभिलाक्षण जो गुण होता है उससे कारण होता है। तारत्व तो इनमें से एक है, ठीक है। कोई भी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क इस तरह से अनुभव करता है कि कितनी वो उच्च है, कितनी वो लो है, उसी को कहा जाता है तारत्व, ठीक है। तो किसी स्रोत का कंपन जितनी ज़्यादा तेजी से होता है उसका तारत्व तो उतना ही अधिक होता है, उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होती है, ठीक है। और जिसका तारत्व तो कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। जैसा कि यहाँ पे है, ये निम्न तारत्व की ध्वनि है, ठीक है। ये मृदु ध्वनि है, ये निम्न तारत्व, और यहाँ पे उच्च तारत्व की है, ठीक है। और ये प्रबल यहाँ पे ध्वनि होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं सबका आयाम, आवृत्ति सबकी चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम जो विक्षोभ होता है उसको हम तरंग का आयाम कहते हैं। सबसे पहले जो ए में निरूपित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको ए से बताया जाता है आयाम को, ठीक है। और ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है, ठीक है। यानी आयाम पर डिपेंड करेगा कि ध्वनि कितना प्रबल है, कितना मृदु है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कितना प्रबल और कितना मृदु है इन सब के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि की यह गुणता ही टिम्बर या फिर उसका अभिलाक्षण गुण है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की धुन को हम टोन कहते हैं, और बहुत सारी जो आती हैं ध्वनियाँ मिक्स होके उसको हम स्वर या नोट कहते हैं, और जो सुनने में हमें अच्छी लगती है और जो सुनने में अच्छी नहीं लगती उसको हम नॉइज़ कहते हैं, यानी शोर कहते हैं, ठीक है। तरंग के किसी बिंदु से एक संपीड़न या एक विलयन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, यानी एक संपीड़न से या फिर एक विलयन द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम वेग कहेंगे, यानी वेग बराबर दूरी बटा समय है, और दूरी यहाँ पे इसका लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू 1/t, ठीक है। और हमें पता है कि 1/t न्यू होता है, यानी कि आवृत्ति होती है, तो हम v = लैम्डा न्यू लिख सकते हैं, यानी वेग बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर होता है। तो आपको ये जो है फॉर्मूला याद करना होगा कि v = λ/t, उसके बाद v = लैम्डा इंटू न्यू। क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है, हमें यहाँ आवृत्ति पता चल गई है, लेकिन 2 किलोहर्ट्ज़ है, हम इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और तरंग दैर्घ्य हमें लैम्डा दे दिया 35 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि लैम्डा का मात्रक होता है मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो दूरी डिस्टेंस दी गई है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दी गई है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आवृत्ति यहाँ पर दी गई है, ठीक है, v = 2 किलो, जैसा कि हमने कहा था 2000, और यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर बदलना, हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.35 मीटर हो जाएगा। और v = तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति होती है, ये सॉल्व कर लेंगे। और हमें पता है कि हमें से पूछा था 1.5 किलोमीटर में, तो यानी कि 1.5 किलोमीटर में यहाँ पे जो है दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमें v पता चल गया है, हमें डिस्टेंस पता चल गई है, तो हम t निकाल सकते हैं, ठीक है। v = यानी कि यहाँ पे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। यानी किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा जाती है वो उसकी तीव्रता कहलाती है, वो प्रबलता और तीव्रता
दो शब्दों से इसको बताया जाता है, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। यानी प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ठीक है। यद्यपि दो ध्वनियाँ एक ही तीव्रता से आ रही होती है, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे कान अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि तीव्रता एक ही है, लेकिन फिर भी प्रबलता उसमें चेंज होती है। आगे है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है। हमें पता है किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से ही चलती है, ठीक है। जैसे पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि हमें प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। तो इससे हम यह पता करते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है, ठीक है। और ध्वनि की चाल उस माध्यमों के गुण पर निर्भर करेगी जिसमें ये संचारित हो रही है, ठीक है। यानी कि कोई माध्यम विरल है, कोई माध्यम बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी घना है, सघन है, इस तरह से, ठीक है। जब हम किसी ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। जैसे कि वायु में ध्वनि की चाल है 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड और वहीं 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड। यानी ताप बढ़ाने पर ध्वनि जो है उसका ध्वनि की चाल बढ़ जा रही है, लेकिन हम ठोस से द्रव की तरफ जा रहे हैं तो घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कुछ, आपको देखिए ठोस में कितना है इसकी चाल, द्रव में और गैस में। अगर आप देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा चाल जो है ठोस में है, फिर द्रव में है, फिर गैस में है, ठीक है। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे है ध्वनि का परावर्तन। तो परावर्तन हम जानते क्या होते हैं कि किसी, जब लाइट के सेंस में हम देखते हैं तो किसी चिकनी सरफेस से एक लाइट का जो है एक एंगल बनाकर वही एंगल बना के सेम वापस लौट जाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर है कि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि जो है उसी प्रकार वापस लौट आती है। जैसे कि रबड़ की गेंद हम दीवार पर करते हैं तो वापस आ जाती है, ठीक है। तो प्रकाश की तरह ध्वनि में भी परावर्तन होता है। यहाँ पे जो है परावर्तक सतह पर खींचे गए अविलंब तथा ध्वनि में आपतन की होने की जो दिशा होती है और परावर्तन होने की जो दिशा होती है उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ये अविलंब हो गया और इसमें एक जो हो रही है आपतित कोण आ रही है, ठीक है, एक एंगल बना के, सेम एंगल बना के परावर्तित होगी, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बहुत बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे वो पॉलिश किए हो चाहे वो खुरदुरे हों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई सुन रहा है, ठीक है, यहाँ घड़ी की आवाज़ है, ये यहाँ से जाती है टकरा कर सेम एंगल बना के हमें सुनाई देगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रतिध्वनि यानी इको। तो किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या फिर पहाड़ के निकट हम जगह जोर से चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं तो वही ध्वनि हमें वापस से सुनाई देती है और इसे ही हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदना होती है, जो सेंस होता है, वो कम से कम 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। यानी कि अगली ध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। यदि जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अगर 344 मीटर पर सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक आने में 0.1 सेकंड के बाद ही पहुंचना चाहिए, तभी उसको वो ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए श्रोता से परावर्तक सतह तक, ठीक है, यानी यहाँ से जो सुन रहा है उसके परावर्तक सतह तक जो जाने और वापस आने की दूरी, जो आने में ध्वनि द्वारा तय की कुल दूरी होती है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर जितनी उसकी वेलोसिटी, जितनी उसकी स्पीड होगी और जितना उसका टाइम लगा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि जो होती है तय की गई कुल दूरी की आधी या फिर 17.2 मीटर आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। आगे है अनुरणन, ठीक है, ये रिवर्बेशन होती है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा हॉल होता है, अगर वहाँ पे हम बोल रहे होते तो वो ध्वनि हमें बार बार सुनाई दे रही होती है, ठीक है। तो ये जो है कि बार बार परावर्तन हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होती है, यानी कि ये तब तक सुनाई पड़ेगी जब तक वो आवाज़ कम ना हो जाए। इसी को अनुरण कहा जाता है,
ठीक है, यानी किसी बड़े हॉल में जो हमें अपनी ही आवाज़ काफ़ी टाइम सुनाई देती है। तो इसीलिए अनुरण को कम करने के लिए सभी भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर या फिर पर्दे लगाए जाते हैं। ठीक है, और सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर ही किया जाता है। एक मनुष्य है, खड़ी चट्टान के पास ताली बजा रहा है, उसकी प्रतिध्वनि उसको 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है तो चट्टान का मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, हमें जो निकालना है वो है डिस्टेंस। तो हमें पता है कि वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, और ये मीटर में, यानी कि हमें पता है कि 1 सेकंड में नॉर्मल होता है, अगर ये 2 सेकंड में है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 342 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। ठीक है, यानी कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, ये सब में हम यूज़ किया जाता है, जिससे ध्वनि सभी दिशाओं में फैलती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो मेगाफोन और ये होते हैं, इनमें जो होती एक नली होती है, ठीक है, जो आगे एक शंक्वाकार में खुली होती है, जिससे कि ये स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेजते हैं। ठीक है, अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके डॉक्टर इससे ही पता करते हैं कि धड़कन की जो ध्वनि है वो कैसी है। ठीक है, और फेफड़े को ये सब सुनते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल जो है वहाँ सम्मेलन कक्षाओं में और सिनेमा हॉल, इन सब की जो छतें होती हैं वो थोड़ी वक्राकार बनाई जाती है, जिससे कि जो परावर्तन के पश्चात ध्वनि है वो हॉल के सभी भागों में पहुंचती है। ठीक है, और कभी कभी वक्राकार ध्वनि जो होती है वो पट्टों को जो होता है मंच के पीछे रख दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तित होने के पश्चात पूरे हॉल में फैल जाती है। ठीक है, और उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि बड़े हॉल में कैसे किया जाता है। तो ये ध्वनि का स्रोत है, तो ये जब भी जाएगी ये जो ध्वनि पट पीछे लगा दिया गया है तो इसे वापस लौटकर आएगी और सभी जगह फैल जाएगी। आवृत्ति का जो परिसर होता है, यानी हम कितने रेंज में सुन सकते हैं ध्वनि को, तो वो है हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जो होते हैं 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जैसे जैसे ये हम बड़े होते जाते हैं हमारी कान जो होते हैं उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्वनियाँ जो होती हैं ये होती सेम ही है, लेकिन इनको सुनने के लिए मक्खी, राइनोसिरोस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों को सुन सकते हैं, यानी कि अवश्रव्य ध्वनि को। व्हेल, हाथी भी इसी तरह की ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं भूकंप से पहले परेशान होते हैं, तो भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो होते हैं संभवतः सावधान उनको कर देती हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर जाने लगते हैं। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जो कि डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइस जैसे जंतु ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चमगादड़ होते हैं ये भी उच्च आवृत्तियों की चींची की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। ठीक है, और जिससे इनको आसपास के जो होते हैं पास में जो चमगादड़ हो या अन्य जंतु उससे इनको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, पराध्वनि के अनुप्रयोग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड के जो अल्ट्रासाउंड के यूज़ होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इनमें जो होती है उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ठीक है, ये एक निश्चित पाथ पे गमन करती हैं। ठीक है, उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये इनका जो यूज़ होता है किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए होता है जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते, जैसे सर्पिलाकार नली, विषमकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इस विलयन में जो होती है पराध्वनिक तरंगें भेजी जाती हैं। ठीक है, जो मार्जन विलयन होती है, तो उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाता है।
अगला है पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, पुल होते हैं, तो वहाँ पे वैज्ञानिक जो होते हैं उपकरणों को बनाने के लिए इनको उपयोग करते हैं। यानी कि जो ब्लॉक होगा किसी या फिर दरार होगा, छिद्र होगा, वो हमें दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन भवन या पुल की संरचना की मजबूती को ये कम कर देगा। तो ये अल्ट्रासाउंड वाली जो तरंगें होती हैं ये उस ब्लॉक से गुजारी जाती हैं। अगर ये परिवर्तित होकर वापस आ जाती हैं तो यानी वहाँ कोई दोष है, और अगर नहीं आ रही सीधे निकल जाती हैं यानी कि वो पूरी तरह से सही है। जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़े से दोष थे, ये वेव गई और ये वापस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक हमें पहुँच जाती है। अगला अल्ट्रासाउंड का यूज़ जो होता है इकोकार्डियोग्राफी में भी किया जाता है, जिससे कि हृदय का जो बनाया जाता है कि उसमें किस तरह से आनंद लेने का काम कैसा चल रहा है, ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अल्ट्रासाउंड का यूज़ जो होता है ऐसे यंत्रों में होता है जो अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का पता कर सकते हैं, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे यकृत के लिए, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे, पेट के लिए कि ट्यूमर है या नहीं है। तो सब हमें जो है अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाते हैं। ठीक है, उसको ये जो मॉनिटर करता है, इस प्रतिबिंब को बनाता है, उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। वहाँ पे जो हम साउंड यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड होती है, और जो पिक्चर हमें मिलती है वो होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है, जिसके बाद ये मूत्र के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से ये बना है सोनार। ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक जहाज़ जा रहा है, यहाँ पे अगर कुछ है तो ये सोनार को यूज़ किया जाता है, ये नीचे जाता है और ये वेव जो होती है वापस आके संसूचक से टकराती है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो प्रेषित जो अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती है वो उत्पन्न और प्रेषित करती हुई जाती है, यानी कि ये तरंगे जल में चलती हैं और समुद्र तल में पिंड से टकराने के बाद संसूचक पर ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें जल में ध्वनि की चाल और पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के समय ये अंतराल को हमें पता करने की बताती है कि ये पिंड कितनी दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर हम मान लें कि जो अल्ट्रासाउंड संकेत हमें मिल रहा है वो टी समय अंतराल का है। ठीक है, और समुद्री जल में ध्वनि की जो चाल है v है, और जो पिंड की दूरी है वो 2d है, तो 2d इज इक्वल टू v × t। इस विधि को हम प्रतिध्वनिक प्रकाश भी कहते हैं। तो समुद्री गहराई में जल के अंदर चट्टान, घाटियाँ, पनडुब्बी, बर्फ, इन सब के बारे में हम इनसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक जहाज़ की पराध्वनि उत्सर्जित हो रही है 3.42 सेकेंड के बाद उसको मिल रही है, और उसमें पराध्वनि की चाल 1531 यानी कि 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो टाइम हमने नोट कर लिया और हमने चाल नोट कर लिया, हमें डिस्टेंस बताना है, और डी समुद्र की गहराई है, तो 2d इक्वल टू ध्वनि की चाल इंटू समय, तो जितना आएगा फिर उससे 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो चमगादड़ होते हैं यहाँ ये कैसे सुनते हैं। तो इसके पहले हमने सुना था, पढ़ा कि अभी अल्ट्रासोनिक वेव को ये पहचानते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव उत्सर्जित करते हैं जब ये उड़ते हैं। तो ये जब ये अल्ट्रासोनिक वेव उत्सर्जित कर रहे होते तो ये परावर्तन के बाद संसूचन की तरह इनके पास वापस आता है। ठीक है, जिससे कि अपने आसपास के जो जीव होते हैं उनको ये पहचानते हैं। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ निकली और ये इनके पास वापस आ गई, तो इनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई जीव जंतु यहाँ पर है। ठीक है, पोर्पोइस जो होते हैं मछलियाँ भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती हैं। लास्ट है मानव कण की संरचना। मनुष्य का जो कान होता है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है, जिससे कि हम ये सुनने की जो आवृत्तियों को, वायु में जो डिफरेंट आवृत्तियाँ होती हैं उसको हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संरचना है, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है कण पल्लव होता है बाहर, यह एक अवशेषी अंग की तरह भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और यह जो परिवेश है यहाँ से ध्वनि एकत्रित होती है।
इसके बाद ये श्रवण नलिका में जाती है, ठीक है। और ये श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। कर्णपटल झिल्ली भी कहते हैं। इसके माध्यम से संपीडन कर्णपटल तक पहुंचता है, तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे संपीडन पहुंचेगा तो इस पर दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। और यह कर्णपटल को अंदर की ओर दबाता है, और इस प्रकार विरलन पहुंचने पर कर्णपटल बाहर की ओर गति करता है। जैसा कि हमने कहा था, जब ये दाब बढ़ता है तो आगे की तरफ करेगा, जब विरल होगा तो यानी दाब कम होगा तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से कंपन करते हुए ये 3 हड्डियों से होते हुए मध्य कर्ण में, ठीक है, जिसको कि हमको मैलस इनकस स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुक्तरक, निहाय और वलयक है। इनको कंपनों को कई गुना बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से ये अंदर जाते इनर ईयर में, मतलब अंदर की कान में जाते हैं, जहाँ पे होता है कॉकलिया। कॉकलिया इनके दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, और इन विद्युत संकेत को श्रवण तंत्रिका, ठीक है, जो सुनने की हमारी न्यूरॉन सिस्टम होती है, वो मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, और इन ध्वनियों की हमें व्याख्या मिल जाती है। तो आज का मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीडन और विरलन होता है, ठीक है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, बल्कि विक्षोभ होता है, विक्षोभ संचरित करता है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होता है, और घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान तक परिवर्तन एक दोलन होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कहती है। यानी कि यहाँ से जैसे भी ये पुनरावृत्ति कर रहा है, ये पूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, और एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। यहाँ जितने भी मेन पॉइंट्स में दिए होते हैं, अगर आप उसको भी पूरा याद कर लो तो वो बेस्ट होता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को एक डिस्क्रिप्शन को एक शॉर्ट में लेकर आया जाता है, जिसकी वजह से कि पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाता है, और उसमें से हमें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए यहाँ से पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि जितने फॉर्मूले थे क्वेश्चन इन्हीं पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है कि ध्वनि की वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है। तो ये हमने निकाला था कि v इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा न्यू, और अगर हम आवृत्ति के अगर हम यहाँ पे बात करते कि टाइम के साथ क्या होगा, तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी हो जाता, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जो है वो उसकी माध्यम पर और ताप पर निर्भर करती है, और परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन होने की दिशा और परिवर्तन होने की दिशा, उसके जो अभिलंब पे जो कोण बनाए जाते हैं, ये तीनों एक ही तल में होंगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। और किसी सभागार में जो होता है ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तनों के कारण होती है, इसे अनुरण कहते हैं, ठीक है। और ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता और गुणता, ये तीनों गुण इनके ध्वनि को निर्धारित करते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है, यानी हमने पढ़ा था कि जो एक ही तीव्रता की ध्वनियाँ हैं, लेकिन कुछ प्रबल ध्वनि कुछ पहले सुनाई दे रही है, कुछ बाद में सुनाई दे रही है, ठीक, कुछ तेज़ सुनाई दे रही है, कुछ कम सुनाई दे रही है, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। मानवों में ध्वनि की सभ्यता की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। और सभ्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि, या फिर सभ्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि, यानी कि अवश्रव्य जो है इंफ्रासोनिक और पराध्वनि अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हम चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में यूज़ करते हैं। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने और जल के नीचे छिपी चट्टान, घाटियाँ, पनडुब्बी, इन सब चीज़ों